Hey everyone, welcome to my YouTube channel. Myself अनामिका शर्मा एंड आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है एक बुक के बारे में जिसका नाम है पाथ फाइंडर। और जो भी स्टूडेंट नेट या सेट की प्रिपरेशन करते हैं लाइफ साइंस सब्जेक्ट से, तो वो सबसे पहले पाथ फाइंडर को ही चूज़ करते हैं अपनी स्टडी के लिए। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट मैंने अभी तक देखे हैं या अपनी ही मैं बात करूँ तो मैंने भी अपनी प्रिपरेशन पाथ फाइंडर से ही शुरू करी थी। और पाथ फाइंडर एक ऐसी बुक होती है जो हमारा बेस भी बनाती है और हमारे बहुत से कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाती है। ठीक है, तो पाथ फाइंडर में दो वॉल्यूम आते हैं, वॉल्यूम नंबर 1 एंड वॉल्यूम नंबर 2। तो ये तो है हमारे मेरे पास जो है वो है 7th एडिशन। ठीक है, अभी तक और भी अपडेटेड वर्जन आ चुके होंगे पाथ फाइंडर बुक के। 8th आ गया होगा, 9th आ गया होगा, आप उसको भी परचेज़ कर सकते हो। और यहाँ से ही मैं आपको आगे चल के स्टडी करवाऊँगी अभी पूरी। जो भी हम पढ़ेंगे, जैसे जैसे चैप्टर वाइज इन्होंने डिवाइड करा हुआ है वैसे वैसे पूरे आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो जो जिन्होंने अभी तक नहीं खरीदी है वो, अगर वो लाइफ साइंस में स्टडी करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो वो ये बुक ज़रूर खरीदें और यहाँ से ही अपनी प्रिपरेशन करना शुरू करें। तो जिनको अभी पता नहीं लग रहा है कि कहाँ से प्रिपरेशन शुरू करें कहाँ से नहीं, तो वो यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है फर्स्ट वॉल्यूम, ये है सेकंड वॉल्यूम। और इसके बाद आते हैं हमारे पास चैप्टर्स जो जो होंगे वो मैं आपके सामने डिस्कस करूँगी और आपको बताती भी रहूँगी कैसे कैसे नोट्स बनाते हैं सारी चीज़ों के। ठीक है, सो शुरू करते हैं। सो पाथ फाइंडर में चैप्टर वाइज सारी डिवाइड करे गए हैं, चैप्टर 1 2 3 4। तो यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 3 4, तो यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 1 है वो है बायोमोलिक्यूल एंड लिस्ट में हम पढ़ते हैं अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन्स के बारे में, एसिड बेस पीएच के बारे में, मोटिव्स एंड डोमेन के बारे में। ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन फोल्डिंग क्या होती है, प्रोटीन सिक्वेंसिंग एंड ऐसे क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए के बारे में। इसके साथ साथ यहाँ पे आरएनए के बारे में, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, वाइटामिन्स, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज एंड एंटीऑक्सीडेंट एंड एंजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें हम चैप्टर नंबर 1 में कवर करते हैं। पाथ फाइंडर में इस तरह से डिवाइड करा गया है पूरी सिलेबस को। तो नेट के सिलेबस में जो फर्स्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 1 विच इज़ अ बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में जो जो चीज़ें मतलब कंटेंट डाला है पढ़ने के लिए, वो आपको फर्स्ट यूनिट से शुरू मतलब यहाँ से ही मिलना शुरू होगा। ठीक है, बायोमोलिक्यूल से। तो उसमें हम अमाइनो एसिड दी गई है, प्रोटीन्स दी हुई है, तो आप यहाँ से ही पढ़ना शुरू करोगे। तो लेट्स स्टार्ट कि क्या क्या चीज़ें होती है बायोमोलिक्यूल में। सो व्हाट इज़ बायोमोलिक्यूल? बायोमोलिक्यूल क्या है? सो दे आर द कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोमोलिक्यूल क्या है? कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है। मोर देन 25 नेचुरली अकरिंग केमिकल एलिमेंट्स आर फाउंड इन बायोमोलिक्यूल। तो अभी तक मोर देन 25 नेचुरली अकरिंग केमिकल एलिमेंट्स अभी तक मिल चुके हैं। और बायोमोलिक्यूल्स बनते किस चीज़ से हैं? कंसिस्टिंग ऑफ प्राइमरली कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा भी जाता है कि क्या क्या बायोमोलिक्यूल्स बनता किस चीज़ से है? कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस एंड सल्फर। ठीक है, बायोमोलिक्यूल जो होते हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड करे जाते हैं। तो बायोमोलिक्यूल इंक्लूड बोथ स्मॉल एज वेल एज लार्ज मॉलिक्यूल्स। तो स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? तो दे आर द लो मॉलिकुलर वेट कंपाउंड्स, लेस देन 1000। कितने के होंगे? लेस देन 1000 इनका मॉलिकुलर वेट होगा। जैसे कि शुगर हो गया, फैटी एसिड हो गए, अमाइनो एसिड हो गए, न्यूक्लियोटाइड हो गया, वाइटामिन्स, हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सो दीज आर ऑल माइक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, क्या है ये? स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स हैं, तो इनको हम माइक्रोमोलिक्यूल्स भी बोलते हैं। लार्ज बायोमोलिक्यूल्स कौन से होंगे? विच हैव अ हाई मॉलिकुलर वेट एंड नोन एज अ मैक्रोमोलिक्यूल। और जिनका मॉलिकुलर वेट ज़्यादा होगा उन्हीं को मैक्रोमोलिक्यूल्स भी बोला जाएगा। और बेसिकली ये हैं क्या? जितने भी हमारे स्मॉल बायोमोलिक्यूल हैं उनकी पॉलीमेरिक फॉर्म आप यहाँ पे लिख भी सकते हो। इन सब ये क्या है? पॉलीमेरिक फॉर्म, इनके पॉलीमर फॉर्म। जैसे कि शुगर है, शुगर का पॉलीमर फॉर्म आप सभी को पता होगा, पॉलीसेकेराइड होता है। अमाइनो एसिड का पॉलीमर फॉर्म क्या होता है? प्रोटीन्स होता है या पॉलीपेप्टाइड होता है। न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होगा तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लिक एसिड। सो व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड इज द
पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो इस तरह से डिवाइडेशन होती है। माइक्रो मॉलिक्यूल क्या होते हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल क्या होते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन आर इंफॉर्मेशनल मैक्रो मॉलिक्यूल। तो ये दोनों क्या हैं, दे आर द इंफॉर्मेशनल मैक्रो मॉलिक्यूल। आता भी है पेपर में, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड तो आप सभी को पता होगा क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए होता है, एंड दे आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, अभी बताया मैंने, ठीक है। तो ये है बायोमोलिक्यूल का बेस। आपने ऐसे पढ़ना शुरू करें, नोट्स भी आपने इसी तरह से अरेंजमेंट में बनाने हैं। फिर आ जाओ आगे, दैट इज़ अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन्स के ऊपर। व्हाट इज़ अमाइनो एसिड? So amino acid are the compound containing carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen and serve as the building blocks of protein। तो एक अमाइनो एसिड होगी तब तो वो अमाइनो एसिड है, लेकिन अगर अमाइनो एसिड बहुत सी आके जुड़ती जाएंगी तो उसी चीज़ को क्या बोला जाता है, प्रोटीन बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, प्रोटीन। और इसीलिए अमाइनो एसिड क्या है, एक बायोमोलिक्यूल, स्मॉल बायोमोलिक्यूल है, लेकिन अगर पॉलीमर फॉर्म पूछी जाए अमाइनो एसिड की तो वो क्या हो जाएगी, प्रोटीन हो जाएगी, ठीक है। और आपसे पूछा जाता है कि अमाइनो एसिड बनता कौन कौन से कंपाउंड से है, तो यहाँ पे कार्बन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है। तो देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। तो आपको यहाँ पे बीच में दिख रहा होगा, यहाँ पे है हमारे पास सी अल्फ़ा कार्बन, ठीक है। बीच में हमेशा क्या होता है, बीच में होता है सी अल्फ़ा कार्बन। और सी अल्फ़ा कार्बन के साथ या तो एक कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है, मतलब या तो COOH ग्रुप होगा, या COO नेगेटिव ग्रुप को होगा, ठीक है। और या तो यहाँ पे अमाइनो ग्रुप होगा, दैट इज़ NH3 ग्रुप होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों बनाने हैं। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक नीचे को R ग्रुप भी होता है। तो अल्फ़ा कार्बन के साथ देख लो कौन कौन से कंपाउंड जुड़े हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो 4 कंपाउंड आपको सी अल्फ़ा के साथ जुड़े हुए देखने को मिलते हैं। और ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, दिस इज़ अ कांस्टेंट पार्ट, मतलब जितनी भी आगे चल के आप अमाइनो एसिड पढ़ेंगे ये पार्ट जो होता है वो कांस्टेंट होता है। और बाकी ये जो आर, जो हमने साइड चेन जिसको हम बोल रहे हैं, ये वाला पार्ट जो होता है वो हर अमाइनो एसिड में क्या होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है। तो हर अमाइनो एसिड में कौन सा पार्ट वेरिएबल होगा, तो 8 साइड चेन जो ये वाला पार्ट है ये वेरिएबल होता है। और यहाँ से लेके ऊपर वाला पार्ट सी अल्फ़ा के साथ जब अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन लगा हुआ होगा, ये पार्ट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, कांस्टेंट होता है। तो इस तरह से पूरा अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि इन जो हमारा अमाइनो एसिड होता है इसके पास अमाइनो ग्रुप भी होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप भी होता है। अल्फा अमाइनो एसिड द कार्ब एंड द कार्बोक्सिल ग्रुप आर अटैच टू द सेम कार्बन एटम विच इज़ नोन एज अल्फा कार्बन। तो जहाँ पे भी अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप लगे होते हैं उसी कार्बन को बोला जाता है अल्फा कार्बन। और नीचे क्या होगा, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू द साइड चेन नेम्ड एज द आर ग्रुप अटैच टू द अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे एक आर ग्रुप भी लगा हुआ होता है जिसको साइड चेन भी बोला जाता है। और आप अपने नोट्स में ऐड भी कर सकते हो, जो साइड चेन होती है वो हमेशा जितने भी अमाइनो एसिड पढ़ेंगे आगे चल के वो वेरिएबल रीजन होता है, ठीक है, डिफर करता है। बाकी ये जो 3 कंपाउंड है जो ऊपर वाले हैं सी अल्फा के साथ जुड़े हैं, ये क्या होते हैं, दे आर द कांस्टेंट पार्ट, ठीक है। तो इतनी सी बात आप सभी को समझ आ गई अमाइनो एसिड्स के बारे में कि क्या होता है। अब आगे चलते हैं, फिर आ जाओ आगे। यहाँ पे ये जो आर ग्रुप है, आर ग्रुप ऑफ साइड चेन अटैच टू द अल्फा कार्बन इज डिफरेंट इन ईच अमाइनो एसिड। अभी बताया कि आर चेन जो होता है वो वेरिएबल होता है, हर अमाइनो एसिड का आर चेन जो आर ग्रुप जो होता है वो डिफर करता है। सबसे सिंपलेस्ट केस की बात करी जाए, इन द सिंपलेस्ट केस द आर ग्रुप इज़ द हाइड्रोजन एटम एंड द अमाइनो एसिड इज़ द ग्लाइसिन। तो ये है ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर यहाँ पे, जहाँ पे आर ग्रुप क्या है, हाइड्रोजन है। और आपको पता होगा ऊपर भी हमारे पास एक क्या था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ पे भी था। और इसीलिए ग्लाइसिन को बोला जाता है सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, ठीक है। और लोएस्ट इसका मॉलिक्यूलर वेट भी होता है ग्लाइसिन का, 75 के डाल्टन की ये अमाइनो एसिड है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखो अगर सी अल्फ़ा कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होंगे तो उसको बोला जाता है
एसिमेट्रिकल कार्बन एटम, राइट। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा व्हाट इज एसिमेट्रिकल कार्बन एटम। जब सी अल्फा के साथ क्या लगे होंगे, 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए होंगे, क्लियर। बट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ग्लाइसिन का केस कुछ अलग है। ग्लाइसिन में आर ग्रुप भी हाइड्रोजन का होता है और यहाँ पे सी अल्फा के साथ भी एक और हाइड्रोजन होता है। तो इसीलिए ग्लाइसिन को क्या बोला जाता है, ग्लाइसिन इज अ एकाइरल मॉलिक्यूल या नॉन एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, ठीक है। इसीलिए ग्लाइसिन को क्या बोला जाता है, एकाइरल मॉलिक्यूल। अभी हम आगे चल के भी पढ़ेंगे, ठीक है। बट अभी आपको स्ट्रक्चर आपके सामने है कि कैसा ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर होता है, तो इस हिसाब से मैं आपको यहाँ पे ही बता रही हूँ कि जो साइड चेन आर चेन है या आर ग्रुप है वह हमारा हाइड्रोजन होता है। अगर वो भी हाइड्रोजन है और ऊपर भी एक हाइड्रोजन है तो सी अल्फा के साथ 4 डिफरेंट कार्बन नहीं हुए। यहाँ पे दो तो डिफर हैं, एक तो ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, बट 2 जो हैं वो सेम है, ये सेम है। इसीलिए हमारा ग्लाइसिन कैसा मॉलिक्यूल है, इट इज़ नॉन कायरल या एकायरल। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, इसके बारे में। क्लियर, इतनी सी बात। आगे चलते हैं, दैट इज़ हमारा प्रोलिन के बारे में। अमाइनो एसिड, एंड बिकॉज इट इज़ नॉट अ प्राइमरी अमाइनो एसिड, इट इज़ अ सेकेंडरी अमाइनो एसिड, ठीक है। प्रोलिन कैसा अमाइनो एसिड है, प्रोलिन एक यूनिक अमाइनो एसिड है जितने भी हम अमाइनो एसिड पढ़ेंगे उनमें, बिकॉज इट इज़ नॉट अ प्राइमरी अमाइनो एसिड, इट इज़ अ सेकेंडरी अमाइनो एसिड, और समटाइम इट इज़ आल्सो नोन एज अ इम्यूनो एसिड, ठीक है। तो आपने को पता होना चाहिए कि क्योंकि प्रोलिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है, तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर फॉर प्रोलिन, ठीक है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर फॉर प्रोलिन यहाँ पे। और प्रोलिन हमेशा एक रिस्ट्रिक्शन वाला अमाइनो एसिड होता है, ठीक है। इतना खुला इसका स्ट्रक्चर नहीं होता कभी भी। और ग्लाइसिन जो होता है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। ग्लाइसिन जो होता है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है बिकॉज इट इज़ अ सिंपलेस्ट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। लेकिन प्रोलिन ऐसा नहीं होता। प्रोलिन हम जो होता है वो रिस्ट्रिक्शन काउज करता है रैदर दैन द फ्लेक्सिबिलिटी। क्लियर, इतनी सी बात आपको समझ आ गई होगी प्रोलिन के बारे में भी। फिर इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखो यहाँ पे लाइसिन का स्ट्रक्चर भी बताया गया है। और लाइसिन में देखो अल्फ़ा कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, अल्फ़ा के साथ कितनी लंबी आर ग्रुप लगा है, ठीक है। आर ग्रुप जो है वो कितना बड़ा है। यहाँ पे एक बीटा भी हो सकता है, अल्फ़ा के साथ बीटा कार्बन भी हो सकता है, गामा कार्बन भी हो सकता है, डेल्टा भी हो सकता है, एप्सिलॉन भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अरेंजमेंट भी हो सकता है। तो आर ग्रुप ही हमेशा डिफर करेगा, बाकी के 3 ग्रुप जो होंगे वो सिमिलर ही रहेंगे हर अमाइनो एसिड में। देखो प्रोलिन में भी सिमिलर हैं सी अल्फा के 3 ग्रुप। क्लियर, इतनी सी बात आपको सभी को समझ आ गई होगी। अमाइनो एसिड का थोड़ा सा बेस समझ आ गया होगा। इसके बाद आ जाओ नीचे, यहाँ पे अमाइनो एसिड एक्टिंग एज अ एसिड एंड बेस। क्यों ऐसा बोला जाता है कि अमाइनो एसिड जो है वो एसिड की तरह भी एक्ट करते हैं, बेस की तरह भी एक्ट करते हैं। ऐसा इसीलिए बोला जाता है बिकॉज अमाइनो एसिड के पास क्या है, अमाइनो एसिड कंटेन बोथ अमाइनो एज वेल एज कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। और एट अ फिजियोलॉजिकल पीएच, जहाँ पे आप पीएच बोल सकते हो 7.4 है अप्रॉक्सीमेटली, द अल्फा अमाइनो ग्रुप, ये वाला अल्फा अमाइनो ग्रुप आर प्रोटीनेटेड। तो आपको दिख रहा होगा जब हमारी इंटरमीडिएट पीएच है या नॉर्मल पीएच है, सॉरी फिजियोलॉजिकल पीएच है, तो क्या होता है, तो सी अल्फा में जो अमाइनो ग्रुप लगा है वो कैसा है, प्रोटोनेटेड है, मतलब उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, NH3 वाली फॉर्म है, ठीक है। और जो अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो डी प्रोटोनेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और ये जो है वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में है। क्लियर, और इन दिस दस द सॉल्यूशन एट फिजियोलॉजिकल पीएच द अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट लार्जली एज अ ज्यूटेराइन। तो बहुत बार पेपर में पूछा जाता है ज्यूटेराइन क्या होता है। तो ज्यूटेराइन एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो ये वाली जो स्टेज है इसी को बोला जाता है ज्यूटेराइन स्टेज, ज्यूटेराइन स्टेज। ज्वीटर आयन मतलब जहाँ पे, या डबल आयन यहाँ पे लिखा भी गया है, डबल आयन का मतलब जब पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव चार्ज भी होगा, प्रोटीनेटेड स्टेज भी होगी और डी प्रोटीनेटेड स्टेज भी होगी, ठीक है। उसी स्टेज को बोला जाएगा ज्वीटर आयन स्टेज, ठीक है। और यहाँ पे जैसे जैसे आप पीएच को बढ़ाते जाओगे, देखो हाई पीएच इज़ हाई,
जैसे पीएच को बढ़ाते जाओगे क्या होना शुरू हो जाती है, डीप्रोटीनेशन होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे पहले NH3 था, अब NH2 हो गया। COO नेगेटिव, इसके पास तो ऑलरेडी ही प्रोटोन नहीं था, तो यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी सेम रहेगा। ठीक है, फ़र्क कहाँ पड़ा, यहाँ पे NH3 वाली फॉर्म थी जब फिजियोलॉजिकल pH 7 था, और जब कभी भी pH हमने बढ़ा दी तो यहाँ पे क्या हुआ, NH2 3 किस में कन्वर्ट हो गया, NH2 में कन्वर्ट हो गया। तो मतलब यहाँ पे डीप्रोटीनेशन होना शुरू होगी, डीप्रोटीनेशन शुरू होगी। ठीक है, प्रोटोन का लॉस होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ राइट लेफ्ट साइड, जहाँ पे जैसे ही आपने पीएच को क्या किया, लो कर दिया। पीएच को लो करने से क्या होता है, आप सभी को पता होगा एसिड बेस का कॉन्सेप्ट। एसिड में क्या होता है, एट अ लो पीएच प्रोटीन, हाई प्रोटीनेटेड कंडीशन होती है, हाई प्रोटोन वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं लो पीएच में। इसीलिए यहाँ पे जो COOH के पास डीप्रोटीनेटेड स्टेज थी, यहाँ पे कैसी होना शुरू हो जाती है, प्रोटीनेशन होना शुरू हो जाती है। मतलब अब कार्बोक्सिल ग्रुप के पास भी क्या आ गया, H पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो यहाँ का चार्ज भी गायब हो गया, और जो हमारा NH3 था वो तो एक्चुअली हमारा फुली फॉर्म में है, प्रोटीनेटेड फॉर्म में है, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बट यहाँ पे आप दिख रहे होंगे जब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पीएच थी तो हमारा COO नेगेटिव वाली फॉर्म थी, बट जैसे ही पीएच को कम किया हमने, यहाँ पे COO क्या हो गया, H वाली फॉर्म आ गई, कार्बोक्सिल ग्रुप बन गया पूरा। तो यहाँ पे आप अगर चार्ज भी काउंट करना चाहें कि क्या चार्ज हो गए, तो चार्ज भी आप देख सकते हो। देखो एक सेकेंड मैं इरेज कर दूँ, यहाँ पे आप चार्ज भी बता सकते हो कि जैसे जैसे पीएच लो होगी तो क्या चार्ज होगा। जैसे ही लो पीएच होगी तो आप बता सकते हो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, राइट। और जैसे ही पीएच हाई होगी, हाई पीएच होगी तो चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये भी पेपर में पूछा जाता है कि कैसे पीएच पे कौन सा चार्ज होता है। तो एट अ लो पीएच एक तो प्रोटीनेटेड स्टेज होती है, ठीक है, यहाँ पे प्रोटीनेशन फुल्ली प्रोटीनेटेड स्टेज होती है, और एट अ हाई पीएच डीप्रोटीनेटेड स्टेज होती है, और चार्ज भी कैसा होता है, नेगेटिव होता है। एट अ फिजियोलॉजिकल या ज्यूटेराइन वाली जो फॉर्म होती है, यहाँ पे चार्ज होता है वो ज़ीरो होता है, ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो चार्ज होता है। इसीलिए बोला जाता है कि अमाइनो एसिड किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, एसिड की तरह भी एक्ट कर रहे हैं, बेस की तरह भी एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज वो अपने प्रोटोन को डोनेट भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। यहाँ पर एक और टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अमाइनो एसिड आर द एम्फीपोटिक मॉलिक्यूल। अमाइनो एसिड आर एम्फीपोटिक मॉलिक्यूल। एम्फीपोटिक मॉलिक्यूल क्या होता है, अ मॉलिक्यूल और आयन दैट कैन एक्सेप्ट और डोनेट द प्रोटोन इज कॉल्ड एज अ एम्फीपोटिक स्पीसीज। तो अभी हमने देख भी लिया कॉन्सेप्ट कि प्रोटोन यहाँ पे एक्सेप्ट भी हो रहे हैं, राइट, यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहे हैं, प्रोटोन डोनेट हो रहे हैं। हाई पीएच पे प्रोटोन डीप्रोटीनेटेड मतलब डोनेट हो रहा है, एट अ लो पीएच प्रोटोन क्या हो रहे हैं, एक्सेप्ट हो रहे हैं। इसीलिए अमाइनो एसिड के लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाता है, दैट अमाइनो एसिड आर द एम्फीपोटिक मॉलिक्यूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में आता है। यहाँ तक बात क्लियर होगी होगी आप सभी को। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं कि आगे क्या है हमारे पास। एक सेकेंड, फिर आते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। व्हाट आर द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। देखो जितने भी हमारे पास अमाइनो एसिड हैं वो सारे क्या हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ऑल अमाइनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव। अब ऑप्टिकली एक्टिव का क्या मतलब होता है, मतलब दे कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट। मतलब लाइट को वो क्या कर सकते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने का काम करते हैं। या तो वो राइट साइड को रोटेट करते हैं, तब उनको क्या बोला जाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर वो लेफ्ट साइड को रोटेट करेंगे लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को, तो उसको बोला जाता है लीवो रोटेटरी, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑप्टिकली कंपाउंड किसको बोला जाएगा, जो लाइट को रोटेट करेगा। और ऑप्टिकली कंपाउंड कौन सा नहीं है, कौन सा अमाइनो एसिड नहीं है, तो वो होता है ग्लाइसिन। बहुत बार आता भी है पेपर में कि ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट। सो आपका आंसर होना चाहिए कि ग्लाइसिन इज एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अमाइनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, और आपको अभी मैंने बता भी दिया ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो होंगे जो कायरल मॉलिक्यूल होंगे।
क्या होंगे, कायरल मॉलिक्यूल। और कायरल मॉलिक्यूल कौन होते हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी होती है कायरलिटी की। व्हाट इज कायरलिटी, मतलब जिनके पास सी अल्फा के साथ क्या होना चाहिए, 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए होने चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल भी दिया है, दैट इज एलेनिन का। एलेनिन के पास देखो क्या चीज़ें हैं, एलेनिन के पास यहाँ पे सी अल्फा के साथ क्या क्या है, एक तो हमारे पास NH3 ग्रुप है, ठीक है, अमोनियम ग्रुप है, इसके साथ साथ कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसके साथ साथ एक हाइड्रोजन ग्रुप है, एक CH3 ग्रुप है। तो देखो 4 डिफरेंट हो गए ना, सी अल्फा के साथ क्या है, 4 डिफरेंट कार्बन लगे हुए हैं, 4 डिफरेंट कंपाउंड लगे हुए हैं, सॉरी, ठीक है। बट ग्लाइसिन का केस देखो, ग्लाइसिन का केस देखो, यहाँ पे सी अल्फा के साथ एक तो डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, बट हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आर द सेम। तो यहाँ पे क्या कभी ग्लाइसिन कायरलिटी शो करेगा, तो आपका आंसर होना चाहिए नो, बिकॉज ग्लाइसिन इज नॉट अ कायरल मॉलिक्यूल। इसीलिए बोला जाता है कि ग्लाइसिन, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ऑल अमाइनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर। और ऑप्टिकली कंपाउंड क्या किसको बोलेंगे, जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने का काम करेंगे। क्लियर। यहाँ पे आपको बता दिया, लाइट जो होती है वो दो तरफ मुड़ सकती है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी होती है, लीवो रोटेटरी भी होती है। दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कैन रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट क्लॉकवाइज, दैट इज नोन एज अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन होगी लाइट की, तो उसको बोला जाता है लीवो रोटेटरी। यहाँ पे आपको साइन भी पता होने चाहिए, साइन माइनस बोलते हैं लीवो रोटेटरी के लिए, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए हम प्लस साइन यूज़ करते हैं। और आपको ये भी पूछा जाता है कि ऑप्टिकली एक्टिविटी किससे हम मेज़र करते हैं, तो ऑप्टिकली एक्टिविटी जो होती है, इट इज़ मेजर बाय अ पोलैरीमीटर, ठीक है। कंपाउंड होता है, आप बोल सकते हो पोलैरीमीटर से हम ऑप्टिकली एक्टिविटी किसी भी कंपाउंड की मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ आती है यहाँ पे स्पेसिफिक रोटेशन की। जब हमारे पास फिक्स वेवलेंथ भी दी गई होगी, फिक्स्ड टेम्परेचर दिया होगा, ठीक है, स्पेसिफिक चीज़ दी हुई होगी, उसी चीज़ को बोला जाता है स्पेसिफिक रोटेशन। तो ये तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऑप्टिकली एक्टिविटी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो क्या होती है। क्लियर। देखो यहाँ पे बनाया भी गया है, एक लाइट सोर्स है जहाँ पे अनपोलराइज्ड अभी लाइट है, फिर पोलराइज़र लगाया हमने, फिर प्लेन पोलराइज लाइट बनाई, उसके बाद कायरल कंपाउंड को यहाँ पे रखा, सैम्पल ट्यूब कंटेनिंग अ कायरल कंपाउंड, कायरल हमारा अमाइनो एसिड्स हैं, यहाँ पे रखा उनको। और फिर देखो लाइट जो है, प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो मुड़ रही है ना, यहाँ पे इस साइड को मुड़ रही है, और यहाँ पे एनालाइजर के थ्रू एनालाइज किया जाएगा। तो इस तरह से पूरी चीज़ें करी जाती है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी देखी जाती है एक अमाइनो एसिड की। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हैं इस ऑप्टिकली एक्टिविटी की या प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फिर इसके बाद आते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। व्हाट इज़ एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, देखो यहाँ पे all alpha amino acid except glycine have asymmetrical alpha carbon atom and are chiral compound या molecule. A chiral amino acid can exist in two configuration, that is non-superimposable mirror images of each other, and these two configurations are called as anisomers. तो ये सारी चीज़ें आपको आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी, ठीक है। एनाइसोमर्स क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल कार्बन एटम क्या होता है, वो मैंने आपको बता ही दिया। ऐसे कंपाउंड जिनके साथ सी अल्फा कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हो, और ये सारी चीज़ें हैं। इसमें एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में हम डीएल सिस्टम पढ़ते हैं। तो व्हाट इज़ डीएल सिस्टम, डीएल सिस्टम रिलेटेड टू एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्फा कार्बन ऑफ अमाइनो एसिड दैट हैज़ 3 कार्बन एल्डोज शुगर ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो देखो यहाँ पे इस एग्जाम्पल से ही आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखो ये हमारे पास ये क्या है, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड है, यहाँ पे एल क्यू बोला जाता है और डी क्यू बोला जाता है। वो चीज़ देखो, यहाँ पे आपको जस्ट पोजीशन देखनी होती है किसकी, OH ग्रुप की, और यहाँ पे देखनी होती है OH ग्रुप की। ये केस है कार्बोहाइड्रेट का, किसका केस है ये हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट में, वहाँ पे भी पढ़ेंगे, यहाँ पे भी दिया हुआ है, बट अभी हम अमाइनो एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसका एग्जांपल यहाँ नीचे है। बट फिलहाल आप ऊपर वाला भी देख लो। देखो कार्बोहाइड्रेट के केस में हम OH ग्रुप को देखते हैं कि OH ग्रुप जो है वो राइट वाली साइड है या लेफ्ट वाली साइड में। इफ़ OH ग्रुप इज ऑन द लेफ्ट साइड देन इट इज सेड टू बी एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर OH ग्रुप राइट वाली साइड होगा तो इसको बोला जाएगा डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। इतना सिंपल है डीएल सिस्टम, ठीक है। आपको OH की पोजिशनिंग देखनी है। लेकिन
यहाँ पे अमाइनो एसिड के केस में ऐसा नहीं होता। अमाइनो एसिड के केस में हम OH की पोजीशन तो नहीं देखते, बट यहाँ पे हम देखते हैं NH3 की पोजीशन। किसकी पोजीशन देखेंगे? NH3 की। तो देखो यहाँ पे जब कभी भी NH3 कौन सी वाली साइड होगा? NH3 अगर हमारा लेफ्ट वाली साइड होगा तो उसको बोलेंगे L पोजीशन, ठीक है। और हम अगर NH3 ग्रुप जो है वो राइट वाली साइड होगा तो उसको बोलेंगे डी पोजीशन। तो यही है वो DL सिस्टम। इफ़ L का मतलब होता है वैसे तो लेफ्ट और D का मतलब यहाँ पे लिखा जाता है राइट, ठीक है। तो NH की पोजीशन के हिसाब से हम देखते हैं यस अमोनियम ग्रुप के हिसाब से, ठीक है। तो ये है DL सिस्टम। RS सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है DL सिस्टम से। यहाँ पे हम R जो होता है वो राइट साइड होता है, S स्टैंड फॉर द लेफ्ट, ठीक है। यहाँ पे हम R और लेफ्ट DL तो नहीं बोलते, बट R जो है वो राइट है एंड S क्या है? लेफ्ट है। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे हम सिर्फ NH3 ग्रुप को नहीं देखते, यहाँ पे प्रायोरिटी किसको दी जाती है? प्रायोरिटी इज़ ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर और 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट बॉन्डेड टू द एसिमेट्रिकल कार्बन। तो C अल्फा के साथ जो भी कंपाउंड लगा होगा उसकी जो एटॉमिक नंबर है उसके हिसाब से प्रायोरिटी दी जाएगी, मतलब उस साइड को रोटेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अगर मान लो और रोटेशन जैसे कि हायर एटॉमिक नंबर द हायर द प्रायोरिटी, जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उस साइड को रोटेशन आपको देखने को मिलेगी, या उस साइड हमारा राइट और लेफ्ट शिफ्ट होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया भी गया है एग्जाम्पल, द प्रायोरिटीज ऑफ सर्टेन सब्स्टिट्यूएंट्स फाउंड इन अमाइनो एसिड आर इन दिस ऑर्डर। अगर हमारे पास SH ग्रुप होगा तो वो सबसे पहले पर आएगा, फिर OH होगा वो उसके बाद, NH2 होगा वो इसके बाद, COOH होगा फिर वो उसके बाद, फिर इसके बाद CH2OH, CH3 एंड H। ये आता है कई बार क्वेश्चन में, ठीक है। प्रायोरिटी लेवल पूछा जाता है कि RS सिस्टम में क्या होगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं RS सिस्टम में। RS सिस्टम में एक एक्सेप्शन आती है जिसको बोलते हैं हम, जो हम पढ़ते हैं इन केस ऑफ सिस्टीन। यहाँ पे देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बनाया गया है, कैसे कैसे रोटेशन हो रही है। तो यहाँ पे देखो इस तरह को रोटेशन हो रही है, मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है। क्यों हो रही है क्लॉकवाइज रोटेशन? अकॉर्डिंग टू द ग्रुप, अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर, इस हिसाब से जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर उस हिसाब से रोटेशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ऐसे ये भी है। यहाँ पे मैं आपको एक RS सिस्टम के हिसाब से एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जितनी भी L अमाइनो एसिड होती हैं, जितनी भी L अमाइनो एसिड होती है प्रोटीन्स में, वो सारी S एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की होती है। एक्सेप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है L सिस्टीन का। L सिस्टीन में R कॉन्फ़िगरेशन होती है। होना तो उसमें लेफ्ट वाला साइड होना तो उसमें S सिस्टम होना चाहिए बिकॉज वो L सिस्टीन है, लेकिन यहाँ पे वो R कॉन्फ़िगरेशन मतलब राइट साइड को रोटेट करता है। क्यों ऐसा है? बिकॉज सिस्टीन में प्रेजेंट होता है क्या? सिस्टीन में होता है प्रेजेंस ऑफ ए सल्फर, इसमें होते हैं सल्फर ग्रुप। और सल्फर में आपको अभी बताया प्रायोरिटी जो होती है सबसे ऊपर, देखो यहाँ पे प्रायोरिटी जो होती है वो सल्फर को सबसे पहले मिलती है अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर। सल्फर का सबसे ज़्यादा होगा तो उसी तरह जो होती है वो चेन मतलब रोटेशन आपको देखने को मिलती है। इसीलिए L सिस्टीन जो है वो कैसा है? अकॉर्डिंग टू RS सिस्टम इट इज़ R कॉन्फ़िगरेशन वाला। होना तो S वाला चाहिए, ठीक है, S मतलब S सिस्टम होना चाहिए, लेकिन वो होता है R सिस्टम। इसीलिए ये एक एक्सेप्शन है जो हर बार पेपर में पूछी जाती है कि L सिस्टीन जो है वो R कॉन्फ़िगरेशन शो करता है या S कॉन्फ़िगरेशन। तो आपका आंसर होना चाहिए R कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सल्फर ग्रुप इन देयर साइड चेन, ठीक है। और हमें पता है RS सिस्टम में प्रायोरिटी किसको दी जाती है? जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा हो उसको प्रायोरिटी मिलती है। तो इस तरह से रोटेशन देखने को मिलती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, हम आने वाले लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे। आज हमने देखो क्या क्या चीज़ें पढ़ी। एक तो हमने पढ़ा बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। बायोमोलिक्यूल में भी 2 कैटेगरीज आती हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो का मतलब जो स्मॉल जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, लेस देन 1000, और लार्ज मैक्रो मॉलिक्यूल या आप उनको लार्ज बायोमोलिक्यूल भी बोलते हैं, जो पॉलीमरिक फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। जैसे कि अमाइनो एसिड का होता है प्रोटीन्स हो गई, शुगर का पॉलीमर फॉर्म हो गया पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर फॉर्म हो गया न्यूक्लिक एसिड्स। तो इस तरह से बायोमोलिक्यूल का अरेंजमेंट रहता है। और इसके बाद हमने अमाइनो एसिड के बारे में पढ़ा कि अमाइनो एसिड क्या है? दे आर द कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड।
ठीक है। और अमाइनो एसिड जो होते हैं उनके पास सी अल्फा ग्रुप होता है, जिसके साथ अमाइनो ग्रुप भी लगा होता है, कार्बोक्सिल भी लगा होता है, हाइड्रोजन भी लगा होता है, इसके साथ साथ आर चेन भी लगी हुई होती है। और इन तीनों में आर चेन जो होती है वो वेरिएबल होती है, बाकी जो पार्ट रहता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और बोला ग्लाइसिन जो है वो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड है, और प्रोलीन जो है वो कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ अमाइनो एसिड है, और समटाइम नोन एज अ इमिनो एसिड। ठीक है, आता भी है पेपर में, पूछा जाता है इमिनो एसिड कौन सी है इनमें से, पता होना चाहिए। इसके बाद हमने बोला कि अमाइनो एसिड जो है वो एसिड की तरह भी काम कर रहे होते हैं, बेस की तरह भी काम कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीनेशन और डीप्रोटीनेशन वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। मतलब अगर लो पीएच होगी, जहाँ पे हाई प्रोटीनेशन कंडीशन होगी, और यहाँ पे चार्ज भी कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है। लेकिन अगर हाई पीएच की बात करी जाए, 7 से ऊपर वाली पीएच की बात करी जाए, तो वहाँ पे डीप्रोटीनेशन होना शुरू हो जाती है, और चार्ज भी क्या हो जाता है अमाइनो एसिड्स का, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है। और ज्विटर आयन क्या होते हैं, जहाँ पे डबल आयन फॉर्म रहती है, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, और ओवरऑल चार्ज अगर आप कैलकुलेट करें तो वो होता है 0। ठीक है, तो इस तरह से कंडीशन रहती है। फिर हमने बोला ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। जितने भी अमाइनो एसिड है वो सारी ऑप्टिकली एक्टिव होती है एक्सेप्ट ग्लाइसिन, क्योंकि ग्लाइसिन जो है वो एसिमेट्रिकल कार्बन आइटम नहीं होता है। ठीक है, बिकॉज उसके पास दो जो होते हैं हाइड्रोजन आइटम जो होते हैं वो सिमिलर ही होते हैं। इसके बाद हमने बोला ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो होते हैं वो हम एक्टिविटी उनकी मेज़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोलैरीमीटर। और फिर मैंने आपको एक डायग्रामेटिकली भी बताया कि कैसे पोलैरीमीटर काम कर रहा होता है। ये सारी चीज़ें हुई। फिर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बताई। डीएल सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे हम NH3 की लोकेशन देखते हैं, अगर वो राइट वाली साइड है तो वो डी एलेनिन बोला जाएगा या डी अमाइनो एसिड बोला जाएगा, और अगर वो लेफ्ट वाली साइड है तो वो एल एलेनिन या एल अमाइनो एसिड बोला जाएगा। और इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट हम OH की पोजीशन देखते हैं, राइट। अगर OH लेफ्ट वाली साइड है तो एल ग्लिसरॉल्डिहाइड का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, तो मतलब ये। और अगर OH राइट वाली साइड है तो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, तो OH के हिसाब से हम कार्बोहाइड्रेट में देखते हैं, लेकिन अमोनियम ग्रुप के हिसाब से हम अमाइनो एसिड के केस देखते हैं। फिर RS सिस्टम जो होता है, इसमें R जो होता है वो राइट वाली साइड होती है, और LS जो होता है वो लेफ्ट। प्रायोरिटी यहाँ पे NH3 ग्रुप को नहीं दी जाती, यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है किसको, अकॉर्डिंग अटोमिक नंबर को। जिसका जितना ज़्यादा अटोमिक नंबर, रोटेशन आपको वहाँ को देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि L सिस्टीन जो है वो RS सिस्टम में R कॉन्फ़िगरेशन शो करता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सल्फर ग्रुप। आप सभी को पता होगा, आगे भी हम देखेंगे सिस्टीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें आपको सल्फर देखने को मिलेगा, इसीलिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हमने कंप्लीट कर ली बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से। इसके बाद आते हैं स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, ये हम कल कवर करेंगे। अगर आपको ये वाला लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, और कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा पढ़ के। थैंक यू सो मच।